27 जून 2026। थाईलैंड के पटाया में सुबह होने से पहले का अंधेरा। रात करीब 1:30 पर पुलिस एक रेलवे लाइन के किनारे घनी और बढ़ी हुई घास के बीच से एक बड़ा और भारी काला सूटकेस बाहर निकालती है। यह जगह एक सुनसान इलाके के लिए जानी जाती है जिसे खाओ मकोक कहा जाता है। जब पुलिस उस सूटकेस को खोलती है तो उनके सामने वो मंजर आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अंदर 17 साल की उस लड़की की लाश थी जिसे पुलिस पिछले कुछ समय से ढूंढ रही थी। उसकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे और उसे एक पतले कपड़े में लपेटा गया था। उसके चेहरे पर सूजन और चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और उसके आसपास उसकी चीजें पड़ी थी। उसके स्नीकर्स, जीन्स, फोन केस, ब्रेसलेट और नेकलेस। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि सिर्फ 2 दिन से भी कम समय पहले सिक्योरिटी कैमरों में इसी लड़की को एक अनजान आदमी के अपार्टमेंट में जाते हुए देखा गया था। वो उस आदमी का हाथ पकड़े हुए अंदर जा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उस अपार्टमेंट से फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। ये कहानी है थान चानोक डोनहोमला की, जिसे उसके दोस्त प्यार से केक के नाम से जानते थे। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। आगे उस कमरे के अंदर क्या हुआ ये जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि थान चानोक कौन थी। थान चानोक की परवरिश थाईलैंड के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक शांत इलाके कालासिन में हुई थी। ये खेती के लिए जानी जाती थी और पटाया के समुद्र किनारे वाले हिस्से से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी। बाद में उसके पिता ने बताया कि थान चानोक की जिंदगी में उसकी मां नहीं थी। बचपन से ही उसे अपनी जरूरत की चीजें खुद ही किसी तरह जुटानी पड़ती थी। शायद उसकी यही आदत थी कि वो अपने काम खुद संभाल लेती थी, जिसकी वजह से उसके पिता और सौतेली मां ने उसे पटाया जाने की परमिशन दे दी थी। ये पहली बार था जब थान चानोक पटाया आई थी। उसे शहर में आए अभी करीब 1 हफ्ता ही हुआ था और वो अपने एक दोस्त के साथ यहाँ घूमने आई थी। वो अभी इस ऐसे शहर को समझ ही रही थी जो दिन रात लगातार चलता रहता है और जहां रात में भी काफी हलचल होती है। पटाया के बीच के किनारे की सड़क करीब 3 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ बहुत सारे बार्स, रेस्टोरेंट्स और घूमने फिरने वाली सड़कें हैं। इसी इलाके में थाईलैंड के सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया में से एक भी है। पुलिस का मानना है कि उसी इलाके में उस रात थान चानोक की पहली बार उस आदमी से मुलाकात हुई थी। 2 ऐसे अजनबी जिनका शायद किसी और जगह कभी एक दूसरे से सामना भी नहीं होता। दोनों ने आपस में बात करना शुरू किया। कुछ देर बाद वो दोनों हाथ में हाथ डालकर वहां से चले गए। लेकिन थान चानोक के दोस्त को उस आदमी के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर क्या गलत था, लेकिन उसे उस आदमी पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसी वजह से उसके दोस्त ने थान चानोक को उस आदमी के साथ जाते हुए फोन में रिकॉर्ड कर लिया। थान चानोक खुद भी सावधान थी। जब वो अपार्टमेंट में पहुंची तो उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया कि वो वहां पहुंच गई है और रूम बहुत बिखरा हुआ है। ये एक आम सा मैसेज था। शायद वो सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि वो सुरक्षित पहुंच गई है ताकि उसके दोस्त परेशान न हो। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये उसका आखिरी मैसेज होगा। अगली सुबह काफी देर तक जब थान चानोक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसके दोस्तों को चिंता होने लगी। न कोई रिप्लाई आया, न कोई मैसेज। आखिरकार उसके दोस्तों ने पटाया सिटी पुलिस को उसके मिसिंग होने की जानकारी दी। इन्वेस्टिगेटर्स ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखनी शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस एक ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक पहुंची जहां बहुत सारे विदेशी लोग रहते थे। 25 जून सुबह 3:34 पर थान चानोक उस आदमी के साथ अपार्टमेंट में आती हुई दिखाई दी। दोनों साथ चल रहे थे और थान चानोक ने उसका हाथ पकड़ रखा था। फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि थान चानोक डरी हुई थी या उसके साथ जाने में उसे कोई परेशानी हो रही थी। लेकिन सीसीटीवी में थान चानोक उस अपार्टमेंट से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं देती है। करीब 18 घंटे बाद रात 9:25 के आसपास उसी सीसीटीवी कैमरा में वो आदमी अकेला बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे एक बड़ा और भारी काला सूटकेस था जिसे वो खींचते हुए बाहर ला रहा था। बाहर आकर उसने सूटकेस को एक मोटरसाइकिल पर रखा और अंधेरे में वहां से निकल गया। सीसीटीवी फुटेज देख रहे पुलिस ऑफिसर्स के लिए अब यह मामला सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का नहीं रह गया था। एक जवान लड़की एक आदमी के साथ बिल्डिंग में गई थी।
18 घंटे बीते और वही आदमी अकेला बाहर आया था, एक ऐसे बड़े सूटकेस के साथ जिसमें एक इंसान की बॉडी तक आ सकती थी। और कुछ देर बाद वो वापस लौटा, लेकिन इस बार सूटकेस उसके साथ नहीं था। पुलिस अपार्टमेंट में पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। ऑफिसर्स अंदर गए और उन्हें कमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि वहां कुछ हुआ था। कमरे में जोर जबरदस्ती के निशान थे, लेकिन थान चानोक वहां नहीं थी। वहां कोई भी नहीं था। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। कपड़े प्रेस करने वाली टेबल पर कपड़े पड़े थे और फ्रिज के ऊपर खाली रम की बॉटल्स रखी हुई थी। थान चानोक के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज होने के अगले ही दिन उसके एक दोस्त ने किसी तरह उस अपार्टमेंट के अंदर जाकर खुद भी कमरे को देखा था। बाद में रिपोर्टर्स को मिली फोटोज में वो दोस्त उसी कमरे के अंदर खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जिस आदमी को पुलिस ढूंढ रही थी उसका नाम था साइमन पीटर कार्मन। वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था और उसकी उम्र 40 के आसपास थी। वो उसी अपार्टमेंट को रेंट पर लेकर रह रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि कार्मन काफी शांत रहता था। वो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था। अपार्टमेंट के आसपास छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम कर लेता था। उसके आसपास रहने वाले किसी भी इंसान ने नहीं सोचा था कि उसके बारे में ऐसा कुछ सामने आ सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने देश के सभी इमिग्रेशन ऑफिसर्स और एयरपोर्ट्स को नोटिस भेज दिया। पुलिस एक सीसीटीवी कैमरा की मदद से उस मोटरसाइकिल के रास्ते को ट्रेस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोई बैंकॉक के सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पर जाने वाली फ्लाइट्स की डिपार्चर्स बोर्ड पर नजर रख रहा था। जब पुलिस ने कार्मन के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें एक बहुत जरूरी चीज मिली। उसका पासपोर्ट अभी भी कमरे में पड़ा था, लेकिन उसी रात बाद में उसने फिर भी देश से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन पासपोर्ट कंट्रोल तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने एक आदमी को ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट के लिए चेक इन करते हुए रोक लिया। वो कारमैन था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फ्लाइट में बैठने से बस कुछ ही पल दूर था, लेकिन उसके पास पासपोर्ट था ही नहीं। तो वो बिना पासपोर्ट के देश से बाहर जाने की कोशिश कैसे करने वाला था, ये बात आज तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुई। उसे शनिवार की सुबह करीब 1:15 पर गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय तक इन्वेस्टिगेटर्स को अभी भी ये नहीं पता था कि थान चानोक आखिर कहां थी। जब पुलिस ने कार्मन की तलाशी ली तो उसकी गर्दन और बाजुओं पर खरोंच के निशान मिले। ऑफिसर्स के मुताबिक ये वैसे निशान थे जैसे किसी हाथापाई के दौरान कोई इंसान अपने ऊपर हमला करने वाले को रोकने के लिए उसके शरीर पर नाखूनों से खरोंच डालता है। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद जब कैमरा के सामने उससे इन खरोंचों के बारे में पूछा गया तो कार्मन ने एक ऐसी बात बताई जिस पर इन्वेस्टिगेटर्स को भरोसा करना मुश्किल था। उसका कहना था कि ये खरोंचें मकड़ियों की वजह से आई थीं। शुरुआत में उसने थान चानोक के गायब होने में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया। उसकी कहानी थी कि जब वो सो रहा था तब थान चानोक खुद उसके रूम से बाहर चली गई थी और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो कहीं और हुआ होगा। लेकिन उसकी ये कहानी सीसीटीवी फुटेज के सामने टिक नहीं पाई। सीसीटीवी में थान चानोक आखिरी बार जिंदा उसी आदमी के साथ उसके रूम में जाती हुई दिखाई दी थी। पुलिस के मुताबिक जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके सामने पूरी टाइमलाइन रखी तो कार्मन की कहानी बदलने लगी। रात 9:25 के आसपास कार्मन पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल से शुरू हुई तलाश अब भी जारी थी। ऑफिसर्स ने एक सीसीटीवी कैमरा की मदद से मोटरसाइकिल का रास्ता फॉलो किया। यह रास्ता उन्हें खाओ मकोक में रेलवे लाइन के किनारे उगी लंबी घास वाले उस सुनसान हिस्से तक ले गया जो अपार्टमेंट से करीब 2 से 4 किलोमीटर दूर था। पटाया पुलिस के मुताबिक कार्मन की गिरफ्तारी के करीब 15 मिनट बाद उन्हें वहां एक 26 इंच का काला सूटकेस मिला। वो लंबी घास के बीच लगभग छिपा हुआ था। उस सूटकेस के अंदर थान चानोक की बॉडी थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और उसे एक पतले कपड़े से ढका गया था। इसके बाद कार्मन को पूछताछ के लिए पटाया सिटी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यहीं इस केस की जांच देख रहे कर्नल के मुताबिक कार्मन ने बोलना शुरू किया। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने थान चानोक का गला तब तक दबाया जब तक उसने हिलना बंद नहीं कर दिया। इसके बाद उसने उसकी बॉडी को उसी दिन बाकी समय बाथरूम में रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर उसी शाम उसने फैसला किया कि उसकी बॉडी को सूटकेस में रखकर खुद रेलवे लाइन के पास ले जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है। ये वो कहानी है जो पुलिस के मुताबिक
कारमन ने पूछताछ के दौरान बताई थी। ये किसी कोर्ट का फैसला नहीं है। बाद में कारमन ने थानचानोक की हत्या करने से इनकार किया। उसके डिफेंस ने एक बिल्कुल अलग कहानी सामने रखी जो सेल्फ डिफेंस पर आधारित थी। उस वर्जन के मुताबिक दोनों के बीच सेक्सुअल सर्विसेज के लिए 1000 थाई बात यानी $30 से भी कम में बात तय हुई थी। लेकिन जब कारमन ने सिर्फ आधे पैसे देने की कोशिश की तब दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसका दावा था कि इसी दौरान थानचानोक ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और ज्यादा पैसे मांगे। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई और कारमन के मुताबिक उसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए थानचानोक को काबू में किया था। उसका कहना था कि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। पुलिस ने उसके इस बयान को साफ तौर पर खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि उसकी कहानी फिजिकल एविडेंस से मैच नहीं करती। अब जब यह केस कोर्ट तक पहुंचेगा तो थाई कोर्ट को इस बात को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहां सेल्फ डिफेंस का दावा है, लेकिन उसी हाथापाई के बाद 17 साल की एक लड़की की मौत हो गई और पुलिस को कभी कोई रिपोर्ट नहीं की गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने अभी पब्लिकली ये नहीं बताया है कि कोर्ट में वो इस डिफेंस को किस तरह चैलेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि अभी तक मिले फिजिकल एविडेंस उनकी कहानी से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। और सेल्फ डिफेंस या घबराहट की किसी भी कहानी के खिलाफ एक बात सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। पुलिस के मुताबिक थानचानोक को मारने के बाद कारमन ने किसी को फोन नहीं किया। वो खुद पुलिस स्टेशन भी नहीं गया। इसके बजाय वो वापस अपने रूम में चला गया और अगली रात पुलिस के पास जाने के बजाय उसने अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। पुलिस ने बाद में यह भी आरोप लगाया कि जिन घंटों में थानचानोक की बॉडी उसके अपार्टमेंट के अंदर सूटकेस में पड़ी थी, उस दौरान कारमन अपने रोज के काम करता रहा। वो शॉपिंग करने गया, खाना खाया और लॉन्ड्री तक की। तो आखिर इस पूरी घटना से पहले साइमन पीटर कारमन कौन था? कारमन का जन्म बैलेराट, विक्टोरिया में हुआ था। बाद में उसका परिवार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन जेर्रामंगप में चला गया, जहां उसकी परवरिश हुई। इसके बाद उसका परिवार स्टेट के साउदर्न कोस्ट पर मौजूद एल्बनी में जाकर रहने लगा। सालों के दौरान कारमन ने ट्रक ड्राइवर और मैकेनिक के तौर पर काम किया। बाद के समय में वो अपनी बैक इंजरी से जुड़ी डिसेबिलिटी और वर्कर्स कंपेंसेशन पेमेंट्स पर रह रहा था। फिर उसने थाईलैंड जाने का फैसला किया। वहां उसने जोमिटिन के उसी अपार्टमेंट में एक कमरा रेंट पर लिया जहां काफी विदेशी लोग रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक वो वहां कई महीनों से रह रहा था और शायद उससे भी ज्यादा समय हो चुका था। उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए कारमन कोई खास अलग इंसान नहीं था। वो बस एक शांत फॉरेन रेजिडेंट था जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता हुआ दिखाई देता था। कभी स्विमिंग करता, कभी बाहर खाना खाता और जब रात में नींद नहीं आती तो बीच पर टहलने चला जाता। सब कुछ नॉर्मल लगता था, कम से कम उस रात तक जब थानचानोक उसके बिल्डिंग के अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं निकली। कारमन को लेकर पहले से ही कुछ ऐसी बातें थीं जो शक पैदा करती थी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक थाईलैंड जाने से करीब 1 साल पहले ही उसका गन लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस ने उसके पास से एक राइफल और एक शॉटगन बरामद की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने दोनों गन्स को सही तरीके से नहीं रखा था और उनके पास ही गोलियां भी रखी हुई थी। ये वहां के कानून के खिलाफ था, लेकिन कारमन का एक और चेहरा भी था जिसे जोमटिन में कोई नहीं देख पा रहा था। बाद में ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उसके थ्रेड्स अकाउंट के बारे में रिपोर्ट किया। वहां उसकी पब्लिक प्रोफाइल थी जहां वो कई महीनों से दुनिया भर की औरतों को लगभग एक जैसी कुछ लाइंस बार बार मैसेज करता था। थानचानोक की मौत से कुछ हफ्ते पहले उसने ऑनलाइन पोस्ट करने वाली एक औरत से कहा था कि वो उसके लिए बहुत मोटी है। औरतों के साथ उसकी ये बातचीत छिपी हुई नहीं थी। ये सब इंटरनेट पर पब्लिक था और कोई भी इसे देख सकता था। अब कारमन पर थानचानोक से जुड़े 4 मामलों में ऑफिशियली चार्जेस लगाए जा चुके हैं। इनमें हत्या, बॉडी को छिपाना, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या उसे ठिकाने लगाना और एक नाबालिग लड़की को गलत काम के इरादे से ले जाना शामिल है। पटाया प्रोविंशियल कोर्ट ने उसे बिना बेल के कस्टडी में रखने का फैसला किया है। फिलहाल वो पटाया रिमांड प्रिजन में है, जबकि पुलिस उसके खिलाफ केस तैयार कर रही है। अभी तक ट्रायल की कोई डेट तय नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स ने बताया है कि वो कारमन की जरूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा मुकदमा थाईलैंड की अदालत और वहां के कानून के हिसाब से ही चलेगा। थाईलैंड के कानून के मुताबिक अगर मर्डर के मामले में कारमन दोषी पाया जाता है तो उसे मौत की सजा तक मिल सकती है। हालांकि थाईलैंड में कई मामलों में मौत की सजा को
बाद में उम्र कैद में बदल दिया जाता है। कार्मन ने मर्डर का आरोप मानने से इनकार किया है। उससे उम्मीद है कि वो थाई कोर्ट के सामने इस चार्ज को चैलेंज करेगा और सेल्फ डिफेंस की बात रखेगा। इस मामले में प्रोसिक्यूटर्स को कोर्ट के सामने यह साबित करना होगा कि उसकी सेल्फ डिफेंस वाली कहानी सही नहीं है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या कार्मन का कनेक्शन इसी इलाके में हुई 2 पुरानी अभी तक अनसुलझी हत्याओं से हो सकता है। इनमें से एक मामला पिछले साल फरवरी का है और दूसरा सितंबर का। दोनों मामलों में विक्टिम्स की पहचान नहीं हो पाई थी और दोनों की बॉडी सूटकेस के अंदर मिली थी। इन्वेस्टिगेटर्स अब कार्मन के ट्रैवल रिकॉर्ड्स और रेंटल रिकॉर्ड्स को उन दोनों टाइम पीरियड्स से मिलाकर देख रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि अभी तक ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं मिला है जिससे कार्मन को उन दोनों हत्याओं से जोड़ा जा सके। फिलहाल ये सिर्फ एक सवाल है, उस पर लगाया गया कोई आरोप नहीं। इस केस ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पटाया में एक विदेशी नागरिक और एक लोकल 17 साल की लड़की से जुड़े इस अरेस्ट की खबर बहुत तेजी से फैल गई। थाई कम्युनिटी से लेकर शहर में रहने वाले विदेशी लोगों तक हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। इस केस ने थाईलैंड में एक और बड़ी चिंता को सामने ला दिया है, सेक्स इंडस्ट्री में जाने वाली जवान लड़कियों की सेफ्टी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोई लड़की किसी अजनबी के साथ एक प्राइवेट रूम में चली जाती है तो उसके बाद उसकी सेफ्टी के लिए कितना प्रोटेक्शन मौजूद रहता है। पटाया के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने भी माना कि यहां सुरक्षा को लेकर एक बड़ी कमी है। उनका कहना था कि पुलिस शहर की पब्लिक जगहों पर तो पेट्रोल कर सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बंद कमरे के अंदर चला जाता है तो उसकी सेफ्टी पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बिजनेसेस और होटल ओनर्स से भी कहा कि अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो सिचुएशन ज्यादा बिगड़ने से पहले ही उसकी रिपोर्ट करें। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस आदमी की गन्स पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी थी और जिसका गन लाइसेंस भी सस्पेंड हो चुका था, वो इतनी आसानी से दूसरे देश में कैसे रह रहा था, और क्या ऑस्ट्रेलिया में किसी को उस पर थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। कार्मन अभी भी जेल में है और अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा है। वो अपने ऊपर लगे सबसे बड़े आरोप को नहीं मानता। वहीं थाई प्रोसिक्यूटर्स अदालत में सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक एविडेंस और उसके अपने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद कार्मन ने कैमरा के सामने थंचानोक के परिवार से माफी भी मांगी, लेकिन उसकी ये माफी काफी अजीब थी। उसने कहा कि उसे उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसका बुरा लग रहा है। उसके मुताबिक जो कुछ हुआ वो उसके कंट्रोल से बाहर था। उसे पता है कि परिवार बहुत दुखी और परेशान होगा, ठीक उसी तरह जैसे वो खुद है। उसने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उसे उम्मीद है कि परिवार ठीक होगा। फिर उसने दूसरी लड़कियों को भी सावधान रहने की बात कही, लेकिन थंचानोक के परिवार ने उसकी इस माफी को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके पिता टुंग चाई ने बस इतना कहा कि उनकी बेटी के पास सहारा लेने के लिए कभी मां नहीं थी, इसलिए उसने बहुत छोटी उम्र से ही खुद अपना ख्याल रखना सीख लिया था और उसी सेल्फ डिपेंडेंट नेचर के साथ वो किसी न किसी तरह अपने पिता का भी ख्याल रखने के लिए समय निकाल लेती थी। उसकी सौतेली मां ऑरेडी ने कहा है कि अगर कार्मन दोषी साबित होता है तो वो चाहती है कि उसे मौत की सजा दी जाए। फिलहाल अगस्त 2026 तक मिली जानकारी के मुताबिक कार्मन अभी भी थाईलैंड की कस्टडी में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। अभी तक उसके मुकदमे की कोई तय तारीख सामने नहीं आई है। अब इस मामले में आगे क्या होता है और अदालत का फैसला क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, इस केस ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं, जिनके जवाब अब थाईलैंड की जांच और अदालत की अगली कार्रवाई से ही मिल पाएंगे। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।